जी स्टूडेंट्स, अब यूनिट लेबर कॉस्ट में निकाल रहा था 1620 हमारी कॉस्ट थी, हम पे कर रहे हैं इस वक्त 1620 डिवाइडेड बाय 11.1, that is 145 145.95 मेरी लेबर कॉस्ट पर यूनिट है इस वक्त। और अगर मैं इस प्रपोज प्लान को ले आता हूं तो मेरी लेबर कॉस्ट तो बढ़ेगी 1890, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और ये 128.26 पर चली जाएगी। वेरी सिंपल, व्हाट शुड वी डू? द मैनेजमेंट शुड इंप्लीमेंट न्यू प्लान, इंप्लीमेंट न्यू प्लान। मैं यहाँ एक चीज आपको खास तौर पे बताना चाहता हूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन जब रीड करते हैं, रिक्वायरमेंट एरिया करें, आपको खुद समझ में आएगी क्या क्रिएट की। मैं जरा इसको शॉर्ट तरीके से बताने लगा हूँ। एडवाइस वेदर यूनिटी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड शुड रिवाइज द वेज, यानी जब आप वो कह रहे हैं कि रिवाइज करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये बात है, ये तो क्लियर है, जब मैं वेजेस रिवाइज करेंगे हम तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमें देखना ये है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रही है या नहीं। यानी इट मींस सिंपल, मुझे एक चीज कैलकुलेट करनी है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, यानी दोनों प्लान्स पर आप इसको कैलकुलेट करो। करंट पे भी और प्रपोज भी। मैं सिर्फ आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये ज़हन में हो कि क्वेश्चन करना कैसे होता है एग्जाम में। अच्छा, अब जैसे अगर लेबर कॉस्ट की बारी है, मैं सबसे पहले लेबर कॉस्ट निकालूंगा जो कि आपके सामने बड़े तो उसने कहा सिर्फ लेबर रेट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा सारी कैलकुलेशन किस चीज की? यूनिट्स। तो कोई यूनिट्स गिवन नहीं है। अब इसमें कुछ आइडल टाइम है, कुछ आपकी इनएफिशिएंसीज हैं, प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज है, तो उसके मतलब आए वंस ये नंबर ऑफ यूनिट अब हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट यूज करें, फॉर्मेट आप कोई भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे यही रहेगा, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन आते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से ही है और ये कंपैरेटिवली इजी लग रहा है, देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द वर्क्स वीक फॉर द 3 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। यहाँ पर 3 एम्प्लॉइज हैं LMN और इनके टोटल लेबर आवर्स वर्क और आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क इंक्लूडेड इन टोटल आवर्स। ये इनडायरेक्ट वर्क है जो टोटल आवर्स में इसके इंक्लूडेड है। इसका मतलब है बाकी जो डिफरेंस हो डायरेक्ट लेबर आवर्स। देन नेक्स्ट वो लिख रहा है बेसिक आवरली रेट 60, 80, 50, आउटपुट इन यूनिट्स भी गिवन है तीनों की, तो टाइम अलाउड पर यूनिट इन आवर्स भी गिवन है, यानी 0.25 आवर्स चाहिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इससे पहले मिनट्स में दिया होता था, या मिनट्स की बजाय उसने पॉइंट्स में दे दिया। बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज फॉर ऑल टाइम सेव्ड, यानी इतना टाइम सेव होगा उसमें उसका 60% जो है, जितना टाइम सेव किया उसका 60% जो है वो आप बोनस देंगे, ठीक है।
normal working week is 45 hours. First 5 hours of overtime are paid at a basic rate plus 40% and the rest as basic rate plus 60%. You are required to calculate the following for each employee. पहली requirement है basic wages including overtime. दूसरा amount of bonus earned and gross wages. Third, direct wages per unit when overtime is or specifically at the customer request to expedite delivery. ठीक है, यहाँ पर आप उससे तो मैं करता हूँ, सिर्फ एक एम्प्लॉय की करूंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। 23 हम उस एम्प्लॉय को लेते हैं जिसका सबसे ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा है और सबसे कम है लेकिन आउटपुट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एल को ही ले लेते हैं, लेकिन एल का आई थिंक ओवर टाइम बनेगा। यस, चले एल को लेते हैं, यानी एम्प्लॉय एल। आप इसको करोगे टेबल फॉर्म में, इसकी ए रिक्वायरमेंट देखिएगा क्या है, बेसिक वेज इंक्लूडिंग ओवर टाइम। अब इसकी बेसिक वेज निकाल लेते हैं एम्प्लॉय एल की। एल ने कितने घंटे काम किया आपके लिए? 60 आवर्स टोटल वर्क किया इसने, राइट। और बेशक इसमें इनडायरेक्ट आवर्स हैं 20, ये भी आपके शामिल है 20 आवर्स, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ वेजेस बना रहे हैं, वेजेस, बेसिक वेजेस। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी अलग तीसरे स्टेप पे जाकर हमें करना है, ठीक है, वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक वेज जो है वो 60 आवर्स है और रेट पर आवर कितना हम पे कर रहे हैं? रेट पर आवर दिया हुआ है जी, अच्छा बेसिक वेज रेट ये दिया हुआ 60 आवर्स इसने काम किया है और 60 और इसका बेसिक रेट है, तो बेसिक वेजेस कितनी हुई? 660, दैट इज इक्वल टू ₹3600। अब आइएगा ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम को हमने क्या पढ़ा था? एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। ये आवर्स है, ये रेट है, यहाँ पर दोनों सेम इसलिए है कि वो दोनों 60 और 60 है, लेकिन नॉर्मल वर्किंग वीक कितना है हर एम्प्लॉय का? 45 आवर्स। तो इसने 60 आवर्स काम किया, 15 आवर्स इसने ओवर टाइम लगाया, लेकिन इसमें भी वो ये बता रहा है कि जो पहले 5 आवर्स है उसका रेट कुछ और है और जो बाकी है उसका रेट कुछ और है। तो लिहाजा इसको दो हिस्सों में मुझे स्प्लिट करना है। तो ये तो क्लियर है कि ओवर टाइम आवर्स 15 आवर्स है, लेकिन इसमें 5 आवर्स की कैलकुलेशन में अलग ले रहा हूँ और 10 आवर्स की कैलकुलेशन अलग लूंगा। एक्स्ट्रा आवर्स तो मैंने कैलकुलेट कर दिया और एक्स्ट्रा पे कितना कर रहे हो? तो पहले 5 आवर्स हैं, ओवर टाइम आर पेड एज बेसिक रेट प्लस 40%, यानी आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो सिर्फ 40% है, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो सिर्फ 40% है। तो 40% ऑफ 60 का 40% लिया विच इज 24, और यहाँ पर जो अगले रेस्ट ऑफ द है, रेस्ट मीन जो 10 आवर्स आ रहे हैं, इस पर आपका 60% है, बेसिक रेट प्लस 60%, तो 60% 60 का 36 आएगा। तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करें 25 इंटू 24 इंटू 5 120 और 360, तो ये उसका ओवर टाइम आ गया। इसको हम अलहदा भी टोटल कर लेते हैं, 480 ओवर टाइम आ गया, 600, उसकी टोटल वेजेस हो जाएंगी 4080। ये उसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए थी क्वेश्चन की। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी देखिएगा, अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड एंड ग्रॉस वेजेस। अब बोनस कैलकुलेट करना है और बोनस के लिए अब मुझे चाहिए कि कितना टाइम उसने सेव किया है, ठीक है, क्योंकि उसने आउटपुट की है 192। ओके, मैं लेता हूं जी कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड टाइम किसके लिए? टू प्रोड्यूस 192 यूनिट्स, 192 यूनिट्स के लिए।
और उसने कहा है टाइम अलाउड देखिएगा पर यूनिट है 0.25 आवर्स, यानी 0.25 आवर्स लगने चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए। तो अगर 192 यूनिट आपने बनाए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया 192 इंटू 0.25 विच इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइम आ गया। एक्चुअल टाइम उसने कितना लिए, एक्चुअल टाइम अगर क्वेश्चन में देखें, सो एक्चुअल टाइम इज वही 60 आवर्स। आउटपुट इन यूनिट्स 192 जी। स्टैंडर्ड टाइम इसका 48 आवर्स आ रहा है और एक्चुअल टाइम इसका 60 आवर्स आ रहा है। तो इसका तो बोनस नहीं बनेगा, टाइम सेव नहीं किया इसने। बोनस इज पेड 60% ऑफ बेसिक वेज फॉर ऑल टाइम सेव। इसका बोनस बनना चाहिए। ओके ठीक है, ये चीज मैं छोड़ दिया। दिस वन इंक्लूडेड इन ओवर ये टोटल आवर्स, ये छोड़ दिया। ये इस बेसिकली इनडायरेक्ट वर्क है। ये जो 20 आवर्स है ना, ये इनडायरेक्ट वर्क, और इनडायरेक्ट वर्क में आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आप 60 और जो एक्चुअल टाइम है ना, ये 60 नहीं लेना, इसमें 60 में से 20 माइनस करना, इनडायरेक्ट वर्क लेस करना। 40 आवर्स आ गया। अब टाइम सेव 8 आवर्स उसने टाइम सेव किए। अच्छा, अब इसका अगर मैं बोनस कैलकुलेट करूं तो बोनस वर्डिंग के मुताबिक कितना लेना है आपने, 60% of basic wage rate for all times. जो बेसिक वेज रेट है उसका 60% अप्लाई कर, तो इसका बोनस आएगा 8, और इसका कितने परसेंट उसने कहा है, और 8 से मल्टीप्लाई करके विच इज इक्वल टू 288, ये उसकी वेजेस आ जाएंगे 288, ये बोनस आ जाएगा। और साथ ही उसने क्वेश्चन में ये कहा था तो उसकी ग्रॉस वेजेस निकाल, ग्रॉस वेजेस में एक तो 4080 उसको मिलना है, बेसिक पे ओवर टाइम प्लस 288 उसे आप दोगे बोनस, तो ये आपका आ जाएगा 4368। बी रिक्वायरमेंट आ गई। यूसुफ आपका माइक ऑन कीजिएगा। ओके, उसके बाद आइएगा सी पार्ट में, वो क्या पूछ रहा था हमसे, सी पार्ट भी देख लें। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट निकालनी है व्हेन ओवरटाइम इज वर्क ड्यू टू लेबर शॉर्टेज स्पेसिफिकली एट द कस्टमर रिक्वेस्ट टू एक्सपीडाइट डिलीवरी। ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि आपका ओवर टाइम जब कस्टमर के रिक्वेस्ट पर आप कर रहे होते हो, उस वक्त उसकी जो ओवर टाइम प्रीमियम जो होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब यहाँ डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट मांग रहा है, ये सी में देखिएगा, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, पर यूनिट। और पहले केस में, फर्स्ट केस में, ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज है तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट क्या होगी, तो फिर तो ओवर टाइम इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। तो फिर मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी हुई, ये जो बेसिक वेजेस आपने निकाली है 3600, दिस इज अ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो आप, और ना तो ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट है, ना ही आपका बोनस डायरेक्ट है, तो लिहाजा 3600 को सिंपल डिवाइड कर दोगे जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि पर यूनिट मांग रहा है,
यूनिट प्रोड्यूस किए इसने 192, तो 3600 को हम डिवाइड कर देंगे 192, 18.75, ठीक है। और नंबर 2 देखिएगा, अगर वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करवा रहा है तो फिर ओवर टाइम जितना भी आपने पे किया है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो अब मेरी डायरेक्ट कॉस्ट 4080 है, तो 4080 कॉस्ट है 192 के लिए, तो मेरी यूनिट कॉस्ट 21.25 आठ। दिस वन इज द आंसर, 21.25। ये मैंने एक लेबर एम्प्लॉय की निकाली, एम्प्लॉय एल की। इसी तरह आप जो 2 एम्प्लॉय और गिवन है उसकी भी कैलकुलेशन करो। सर ये जो आपने बोनस के लिए आवर्स लिए इसको 40 क्यों लिए, ये समझ नहीं आया। अच्छा, बोनस के लिए जो और लेते हैं, देखें आपके पास जो टाइम होता है ना लेबर का, वो 3 किस्म का होता है। एक होता है डायरेक्टली, 2 होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट टाइम वो टाइम होता है जिसमें लेबर वर्क कर रही होती है, जो हर वो पर्सन जो आपकी मेन प्रोडक्ट को जो टाइम दे रहा है वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टाइम वो है जो अदर देन आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा होता है लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर सुपरवाइजर को टाइम दे रहा है, सुपरवाइजर अगर 3 आवर्स सुपरवाइज कर रहा है उस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को, तो 3 आवर्स की जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी, उसको आप प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसलिए जिस वक्त उसने ये कहा है कि बोनस कैलकुलेट करो, तो बोनस में जो टाइम उसने प्रोडक्शन के लिए लिया है उसमें 192 यूनिट बनाया है ना उसने 60 आवर्स में 192 नहीं बनाए, यानी उसने टोटल आवर्स काम किया 60, जिसमें 20 इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट में कोई प्रोडक्शन नहीं होती, इसका मतलब 40 आवर्स डायरेक्ट है और उसने 192 यूनिट बनाए हैं। सो इट इज ऑब्वियस कि ये 192 60 आवर्स में नहीं बनाए, बल्कि उसने 40 में इस बोनस की अमाउंट कैलकुलेट की, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर यहाँ पे ओवर टाइम के क्वेश्चन लिए कर आपने रहा जो है रेट कैलकुलेट, जी सर। जी जी 40% और सर यहाँ 60%। सर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बेसिक रेट सर प्लस कहा है इन्होंने, तो सर हमने तो सिर्फ उसका जी जी 40% ले लिया है। हाँ हाँ बेसिक, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको क्लास में एक और लेक्चर में मैंने आपको ये बकायदा कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ओवर टाइम का, एक कॉन्सेप्ट समझाया था ओवर टाइम प्रीमियम का, ठीक है। देखो उसने बेसिकली जो 45 आवर्स हैं वो काम वो नॉर्मल है, 15 आवर्स का ओवर टाइम है। तो यहाँ पर मैंने 45 नहीं लिए, मैंने यहाँ 50 लिए, आप देख सकते हैं 60 लिए, यानी वो जो 15 आवर्स का जो टाइम है वो यहाँ शामिल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसानी के लिए दूसरा मेथड भी बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या होता है कि हम बेसिक वेज जब निकालते हैं, उसका एक तरीका ये है कि जी हम लेते हैं जी 45 बेसिक आवर्स हैं और उसका रेट जो है वो 60 है, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करें 45 इंटू 60, ये 2700 है। अच्छा अब मैं ओवर टाइम निकालूंगा, प्लीज अब याद रखिएगा मैंने ओवर टाइम का वर्ड लिखा है, यहाँ वर्ड है ओवर टाइम प्रीमियम जो मैंने कैलकुलेशन की है। अब ये आपको फर्क नजर आएगा। अच्छा 5 आवर्स, जो पहले 5 आवर्स है उसके लिए कहते हैं टाइम एंड प्लस टाइम प्लस 40%, 40% 24 था प्लस 60 84 हुआ, तो 5 इंटू 84 दैट इज इक्वल टू 420। दूसरा साथ ही और दूसरा भी निकाले 10, इसका टाइम प्लस 60%, यानी 96 रेट हो जाएगा, 36 प्लस 60 तो 960 वेजेस आए। अब इसको प्लस कर लें, 420 plus 960 plus 2700, that is 4080, and now you can see there is no difference between the total amount,
ये टोटल अमाउंट 4080 और ये टोटल अमाउंट 4080 सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो ये मेथड गलत है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ये जो 60 रुपीज रेट है 60 और इसका 60 रुपीज रेट, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, और ये 15 और यहाँ प्लस होकर 60 आवर्स हो जाता है, और बाकी रिमेनिंग 24 और 36 रह जाता है जो एक्स्ट्रा है, इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम करना होगा। जब तक आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे, याद रखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैलकुलेशन आपकी गलत होगी। हाँ, जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करो, इस तरह कैलकुलेट करो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। लेकिन जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वायर्ड करेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने इसी मेथड को लेना है, ये मेथड यूज नहीं करना, इसलिए मैं क्रॉस भी लगा रहा हूं। ठीक है जी, समझ आई मेरी बात? जी ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट आइएगा जी क्वेश्चन 24। ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब जो determine whether it will be beneficial for the company to adopt the wage plan recommended by industrial relations department। आपने डिटरमिन ये करना है कि क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि वो वेज प्लान जो है वो रिकमेंड कर दे। आपको पता है कि हम कंपनी के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि जहां लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होनी चाहिए, अगर मेरी लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है, मुझे इसको अप्लाई कर देना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसमें एक दो पॉइंट है सर डिस्कस करने वाले। So Toy Limited is engaged in the production of a single product. On the basis of past history, the management has estimated the cost of production per unit as follows. अब ये cost of production में raw material 5 kg लग रहा है हमारा at a rate of 40 per kg. Labor 10 hours at a rate of 25 per hour. Variable overhead 60% of direct labor. The annual production requirement is 100,000 units. The management has been deeply concerned with the performance of its labor as it has been witnessing various inefficiencies. The Industrial Relations Department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby a company's wage policy is to be revised as under. अब ये सारी न्यू पॉलिसी है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। इस वक्त आप लेबर को पे कर रहे हैं 25 पर आवर और लेबर 10 आवर्स ले रही है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के। तो अब न्यू प्लान के मुताबिक रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 12%, यानी एक तो रेट ऑफ वेजेस हम 12% बढ़ा देंगे, 25 का 12% लेंगे और प्लस कर देंगे। Workers who perform the task in less than estimated time of 10 hours per unit, यानी जो 10 hours से कम टाइम लेंगे, would be given a premium of 18 per hour saved. उसको हम प्रीमियम पे करेंगे, लाइक बोनस पे करेंगे 18 per hour saved, यानी जितने वो और सेव करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 रुपीज पर आवर से और उसको हम बोनस पे करेंगे, ठीक है। The consultant of the view that the following efficiencies can be brought about by introducing the above change. अब ये efficiency भी हमें explain कर रहा है। Raw material input आपका raw material input per unit include wastage of 7%. It would reduce to 3%. ये ऊपर जो raw material आपने 200 लिखा हुआ है, ये अभी इसमें 7% वेस्टेज इंक्लूड है और वो हम कह रहे हैं कि ये वेस्टेज 3% पर आ जाएगी। तो ये तो क्लियर हुआ कि जब वेस्टेज कम हो जाएगी, मटेरियल कम यूज होगा तो आपकी यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सेकेंडली 70% of the workers would work more efficiently and improve their efficiency by 20%. यानी 70% वर्कर ऐसे हैं जो आपके जो would work more efficiently, ज्यादा efficiently काम करेंगे and improve their efficiency by 20% और 20% उनकी efficiency increase हो जाएगी। Overhead will be reduced to 55% of the revised cost of direct labor, ठीक है।
इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होकर 55% ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की जो नई कॉस्ट आएगी ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो बोनस शामिल कर उसका 55% जो है वो ओवरहेड रिड्यूस होकर 55% तक आ जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन will improve and the rate of rejection will be reduced from 4% to 3%. Rejection units are sold for rupees 150 each. यानी जितने भी आपके यूनिट रिजेक्ट होंगे वो आपके 150 यूनिट रुपीस में हम इसको सेल कर सकते हैं। So tell me, determine whether it would be beneficial for the company to adopt the wage plan recommended by the industrial relation डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अब मुझे करना क्या है? वेरी सिंपल, मुझे सिर्फ सेविंग कैलकुलेट करनी है या एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ये इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ लेबर से रिलेट नहीं करेगा, टेक्निकली देखें तो ये डिसीजन मेकिंग का टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लेबर में इसलिए हमने ऐड किया होता है कि ये लेबर की वजह से ये सारी चेंजेस आ रही है। लेबर का ही इम्पैक्ट मटेरियल पर आ रहा है, लेबर का ही इम्पैक्ट ओवरहेड्स पर आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखें, मटेरियल भी सेव होगा, लेबर भी यकीनन सेव होगा, क्योंकि ये जो जितनी हमें एफिशिएंसीज बता रहा है ये सेव होगा, वेरिएबल ओवरहेड भी सेव होगा। यही तीन चीजें मैंने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो देखेंगे कि मुझे इसको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका देखिए, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन भी सामने रखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मटेरियल। पहले हम एक इसका जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां से हमने आंसर निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कॉस्ट, इट माइट इंक्रीज और इट माइट बी डिक्रीज्ड। अगर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट बढ़ा रही है, डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट हमारी ऑटोमेटिकली, अगर डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट हमारी सेव हो रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो आप लेंगे वो रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सेविंग की तरफ आते हैं। जो एक लाइन में दी थी, इस लाइन को दोबारा पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है सेविंग, और इसको मैं ऑब्वियसली ले जाऊंगा वर्किंग नंबर 1। क्वेश्चन को ये देखिए, देखिए इसका मटेरियल हमारा लग रहा है 5 kg, ये हमारा 40 पर kg। अच्छा, अब इसमें वो ये नीचे हमें इसके मुतालिक हिंट दिया हुआ था जी, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं दिस वन, और यहाँ से दिस वन, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड वेस्टेज ऑफ 7%, यानी इसके अंदर 7% वेस्टेज इंक्लूड थी। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि वेस्टेज जो है वो कम होकर कितने परसेंट हो जाएगी, 3%। ठीक है, अब 3% पर लाना है। इसके लिए अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए वर्किंग नंबर 1। अच्छा, इस वक्त हमारी जो रॉ मटेरियल यूसेज है कितनी, यूसेज इन केजी पर यूनिट, दैट इज 5 kg। अब इसको ना 2 या 3 डेसिमल तक रखना है आपने, प्लीज 2 और 3 डेसिमल तक रखना है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पॉइंट्स में आएगा। 3 डेसिमल तक हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कहते हैं कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में कोशिश ये करेंगे 3 डेसिमल से कम कोई कैलकुलेशन ना करें। बेशक आखिरी वैल्यू को तो फाइनल आ जाए उसको राउंडिंग कर दें या अमाउंट को राउंडिंग कर दें, कोई फर्क नहीं। कैलकुलेशन में कोशिश ये करें कि आपका ये 3 डेसिमल तक हो। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि लॉस इसके अंदर इंक्लूड है, 7% वेस्टेज इंक्लूड है, यानी ये जो 5 kg यूज हो रहा है ये सिर्फ गुड नहीं है, ये इसके अंदर वेस्टेज शामिल है। तो पहले मैं वेस्टेज निकाल देता हूँ। यानी अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई वेस्टेज ना हो, किसी किस्म की कोई वेस्टेज ना हो, राइट, तो मेरा कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था। ओके, तो 5 का 7% हम लेते हैं,
5 into 0.07 which is equal to 0.35 kg, 0.350 kg। अगर मैं इसको लेस करता हूं तो ये मेरे पास 4.650 की अमाउंट आ रही है। और ये याद रखिएगा ये कब होगी, ये यूजेज कब होगी, व्हेन ये यूजेज इन केजी है पर यूनिट, इफ इन केस ऑफ नो लॉसेस, नो वेस्टेज, अगर कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्ट मैंने निकाल दी, लेकिन वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेस्ट होगी, लेकिन कितनी होगी, 3%। इट मींस कि अब इट मींस कि ये जो अमाउंट आ रही है, ये चूंकि इसके अंदर वेस्टेज शामिल नहीं है, अगर वेस्टेज शामिल करूंगा तो फिर इसको 100% पे ले जाना पड़ेगा। ये तो 97% हुई फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 3% वेस्ट पे आएगी, तो लिहाजा 100% वेस्ट पे मुझे क्या करना है, 4.650। अब ये जरा कंफ्यूज नहीं होना मेरी इस बात पे, ये जो मैंने यहाँ लिखा और बोल रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कोई वेस्ट ना हो तो 4.265 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई वेस्ट ना हो, अगर मैं वेस्ट होती है 3%, अब जरा मेरी बात को देखिएगा, मैं 100 केजी इनपुट देता हूँ, उसमें 3 केजी वेस्ट होता है, तो 97 जो है केजी वो मेरा यूज होगा ना। तो लिखी बात है, जिस वक्त वो कहता है जी कि 3% लॉस होगा, तो फिर मुझे 100% पर ले जाना है, तो इसको 0.97 पर डिवाइड करने हैं। तो 4.65 डिवाइडेड बाय 4.65 divided by 0.97, ये 4.794 kg अब यूज होगा। अब मुझे बताइएगा पहले कितना यूज हो रहा था क्वेश्चन में, 5 kg, अब कितना यूज हो रहा है, 0.794 kg। तो सेविंग कितनी आई, सेविंग हमारी कितनी आई जी इन केजी। देखिए पहले हम 5 kg यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे, अब हमारा यूज होगा 4.794 यूनिट। और कितने यूनिट बना रहे हैं ये कहीं उसने दिए हुए, ये 100,000 एनुअल प्रोडक्शन है, ठीक है। इसको 100,000 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई बाय 100,000। मुझे टोटल सेविंग चाहिए ना, ये जो पहली सेविंग मैंने कैलकुलेट की है 5 माइनस 4.794, ये पर यूनिट सेविंग है, इनटू 100,000 यूनिट आप बना रहे हैं। तो अगर 100,000 यूनिट पे अप्लाई होगा तो 20,600 मेरी सेविंग हो जाएगी, 20,600 मेरी सेविंग हो जाएगी, 20,600 मेरी सेविंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुपीज नहीं है, सॉरी, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो ना, बहुत छोटी की बात है। 20,600 इंटू 40, 824 की सेविंग है, 824,000 ये रुपीज में, प्लीज ये रुपीज में, केजी में, यानी 5 केजी यूज होना था, अब 4.794 केजी यूज कर रहे हो, तो 0.206 केजी सेव होगा एक यूनिट पे। 100,000 से मल्टीप्लाई किया, 20,600 केजी सेव हुआ, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट सेव होगी 824,600। ये मेरी पहली अमाउंट है, ये मटीरियल। अब आइएगा लेबर की तरफ, ठीक है। लेबर में ऑब्वियसली आप कर क्या रहे हो, 70% of the workers would work more efficiently and improve their efficiency by 20%। 70% जो वर्कर हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे और उनकी एफिशिएंसी 20% इंप्रूव होगी। और रेट ऑफ वेजेस आप बढ़ा रहे हो 12%, रेट ऑफ वेजेस आप बढ़ा रहे हैं 12%। तो ये तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेजेस कितनी इंक्रीज होंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारा लेबर कितना टाइम लेगा, पहले ये सारा डाटा ना लेबर का इकट्ठा करना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेबर 10 आवर्स ले रहे हैं और 25 रेट हम पे कर रहे हैं, और प्लान के मुताबिक, इसको मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ,
रेट ऑफ वेजेस जो है वो आपकी इंक्रीज होंगी 12% से। वर्कर्स हु विल परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ 18 पर आवर, ये भी हमने अकाउंट फॉर करना है। उसके बाद 70% ऑफ द वर्कर जो है, ये नंबर 2 में जो दे रहा है, 70% ऑफ द वर्कर वुड मोर एफिशिएंटली इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय 20%, ये भी आपको अकाउंट फॉर करना है। और उससे अगला जो है वो ओवरहेड्स की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हाँ जी, हम देखते हैं कि लेबर की वेट क्या होगा। देखिए इसमें उसने क्लियरली लिखा है कि ओवर जो 70% जो वर्कर हैं वो आपके ज्यादा एफिशिएंट है और उनकी एफिशिएंसी 20% इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, अब जरा देखते हैं लेबर की तरफ। मैं अभी सेविंग नहीं लगाता क्योंकि हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। देखो करंटली लेबर टाइम कितना ले रहा है, लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट क्वेश्चन के मुताबिक देखो तो इस वक्त 10 आवर्स लग रहे हैं, 10 आवर्स। अच्छा, जिस वक्त एफिशिएंट होगी 70% लेबर एफिशिएंट होगी और 20% एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। याद रखिएगा जब एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो लेबर का टाइम कम हो जाता है, लेबर कम टाइम लेती है, तो जितनी एफिशिएंसी है वो इसमें से लेस कर, लेस सेविंग इन टाइम, saving in time due to efficiency, due to efficiency। अच्छा, अगर मैं 70% वर्क करना कहता, 70% ना कहता, मैं कहता है जी ये सारे के सारे 20%, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी 20% बढ़ रही है। इसका मतलब याद रखिएगा 20% का मतलब है कि पहले 10 आवर्स लग रहे थे, अब 10 का 20% जो है वो आपका सेव हो रहा है, वो अब आपका कम हो रहा है, ठीक है। सेविंग इन टाइम ड्यू टू एफिशिएंसी जो है वो 2 आवर्स आएगा, लेकिन यहां पर वो कह रहा है 70% वर्कर्स ने टाइम सेव किया, ठीक है। यानी 10 आवर्स है, 10 लेबर आवर्स है इनटू 70% वर्कर, 70% वर्कर्स ने 20% एफिशिएंसी शो की, बस इतनी सी अमाउंट आप कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखो मैं आपको अभी समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। अगर 100% एफिशिएंसी होती तो हम क्या करते हैं, 10 इंटू 20%, सिंपल। क्योंकि 100% ना भी लिखे तो वो 10 ही रहेगा, तो यहाँ 10 इंटू 70% इंटू 20% कैलकुलेट किया। 10 का 70% आया 7, 7 का 20% आया 1.4, ये 1.4 में माइनस कर देता हूँ। अब मेरे पास जो लेबर का टाइम होगा वो 8.60 होगा, ठीक है। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि जो लेबर टाइम ले रहा है ना, रिवाइज लेबर आवर्स पर यूनिट रिवाइज्ड, ये पहली चीज कैलकुलेट की। अब मुझे लेबर रेट चाहिए, इसको यहां क्लोज करते हैं, लेबर रेट। और लेबर रेट तो क्लियरली उसने लिखा हुआ कितना इंक्रीज होगा, 12%। पहले रेट था 25, तो 25 का 12% इंक्रीज किया 1.12, तो 25 इंटू 1.12 दैट इज 28, ठीक है। अब चूंकि क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है और ये क्वेश्चन मेरा दरमियान में रह गया, इसको मैं खुद करवाऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन मैं आपको दे दूं पहले, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा इसमें अभी आगे भी मसाइल आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, ये 3 क्वेश्चन करने, ठीक है। 3 क्वेश्चन 26, 7, 8, 25, 6, 7, 25 to 27। अगली क्लास में इंशाल्लाह ये लेबर को हम खत्म करेंगे और